welcome back to my channel. My name is Ratika Gupta, and guys, in today's lecture we are going to talk about different kinds and modes of acquisition of possession. So guys, these are three different kinds of possession and these are three different modes of acquisition of possession which we are going to discuss today. So guys, beginning with the very first kind of possession, which is corporeal or incorporeal possession. Guys, as the term itself indicates, these two terms are self-contradictory. यानी कि जो corporeal possession होती है, that is possession of a corpus, and incorporeal possession में आपके पास corpus की possession नहीं होगी, as simple as that. अब guys, corpus क्या होता है? Previous lecture में हमने discuss किया था. Corpus is nothing but फिजिकल कंट्रोल ओवर एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ कॉर्पस. जैसे कि इस व्हाइट बोर्ड का मेरे पास होना या किसी बुक का मेरे पास होना इज कॉर्पस, दैट इज अ कॉर्पस. और जब उसकी कस्टडी, उस फिजिकल ऑब्जेक्ट की कस्टडी मेरे पास है, उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरल पोजेशन. दैट इज पोजेशन ऑफ अ टैंजिबल मटीरियल. टैंजिबल इज समथिंग विच कैन बी टच्ड, विच कैन बी सीन. दिस बोर्ड कैन बी टच्ड एंड सीन, हेंस अ कॉर्पस. इसीलिए इसकी पोजेशन को बोलेंगे कॉर्पोरल पोजेशन. सो गाइज, कॉन्ट्ररी टू इट वी हैव इनकॉर्पोरल पोजेशन. एक ऐसे इनटैंजिबल चीज़ की पोजेशन को हम लोग इनकॉर्पोरल पोजेशन कहते थे. समथिंग विच कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड बट कैन ओनली बी फेल्ट. फॉर एग्जाम्पल, पोजेशन ऑफ कॉपीराइट्स, पोजेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ राइट, या पोजेशन ऑफ गुडविल और दैट ऑफ रेप्यूटेशन, उसको आप बोलते हो इनकॉर्पोरल पोजेशन. अब गाइस, आपको देखने को लगेगा कि जिस चीज़ की कॉर्पस हमारे पास है, दैट इज ऑन द फेस ऑफ इट हमें क्लियर है कि इस चीज़ की पोजेशन मेरे पास है. जिस चीज़ का कॉर्पस होगा on the face of it, that is an evidence of possession and hence ownership. लेकिन guys, incorporeal possession में confusion हो जाती है कि किसके पास goodwill है, किस इंसान के पास copyright है. इसीलिए ये कहा जाता है कि actual continuance, use और enjoyment of incorporeal possession is deemed necessary. Corporeal possession के लिए आपको actual में continuously किसी चीज़ को use या enjoy करने की ज़रूरत नहीं है. आपकी temporary absence अगर है उस चीज़ से, फिर भी आपका कॉर्पोरल पोजेशन बना रहेगा, बिकॉज कॉर्पस इन इटसेल्फ इज अ प्राइमा फेसाई एविडेंस कि आपके पास उस चीज़ की पोजेशन भी है और ऑनरशिप भी है. क्योंकि गाइस, इनकॉर्पोरल पोजेशन नहीं दिख सकती, तो देखने में ऑन द फेस ऑफ इट नहीं समझ आता कि किस इंसान के पास उसकी पोजेशन है. जिसके पास पोजेशन होगी, इट इज़ डीम्ड कि उसी के पास ऑनरशिप भी होगी. इसीलिए ये कहा जाता है कि इनकॉर्पोरल जो पोजेशन है उसकी एक्चुअल कंटिन्यूअस यूज एंड एन्जॉयमेंट इज़ नेसेसरी. अगर वो चीज़ नहीं होगी तो कहीं ना कहीं कॉर्पोरल पोजेशन दिखेगी नहीं और नहीं समझ आएगा कि किस इंसान के पास कॉर्पोरल पोजेशन है, एंड हेंस ऑनरशिप ऑफ दैट गुडविल, रेप्यूटेशन और एनी अदर कॉर्पोरल पोजेशन. अब गाइज, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे ऐसे राइटर्स हैं जो ये बोलते हैं कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड इनकॉर्पोरल पोजेशन. उनको लगता है कि अगर पोजेशन है तो वो सिर्फ कॉर्पोरल पोजेशन है, इनकॉर्पोरल पोजेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है. इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, बिकॉज इनके अकॉर्डिंग इनकॉर्पोरल पोजेशन फॉल्स शॉर्ट ऑफ रिक्विजिट्स ऑफ पोजेशन. रिक्विजिट्स ऑफ पोजेशन यानी कि लीगल डेफिनेशन ऑफ पोजेशन में हमने देखा था कि पोजेशन में दो चीज़ें होती हैं, कॉर्पस एंड एनिमस. अब मैंने आपको बताया कि कॉर्पोरल पोजेशन में कॉर्पस होता है और इनकॉर्पोरल पोजेशन में कॉर्पस नहीं होता. इसीलिए बहुत सारे राइटर्स को लगता है कि दिस इज़ नॉट पोजेशन इन एक्चुअल. जो पोजेशन को होना चाहिए उसके लीगल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दिस कॉन्सेप्ट of incorporeal possession fell short of certain requisites of possession. इसीलिए इसको possession ना कह के quasi possession बोल सकते हैं. Something related or similar to that of possession but not possession exactly. I hope guys this thing is quite clear to you. Moving on to the second important type or kind of possession, which is mediate or immediate possession. Guys, immediate possession होती है direct possession, यानी कि actual possession किसी भी चीज़ का होना, उसको हम लोग immediate possession बोलते हैं. For example, if I go to a bookshop, I buy a book by my own. By my own मैंने बुक खरीद ली, वो बुक मैंने डायरेक्टली खरीद ली विदाउट एनी मीडिएटर, विदाउट एनी इंटरवीनिंग अथॉरिटी, उसको हम बोलेंगे इमीडिएट पोजेशन. मेरे पास डायरेक्टली उस चीज़ की एक्चुअल फैक्चुअल पोजेशन आ चुकी है. लेकिन गाइस, ऑन द कॉन्ट्री वी हैव मीडिएट पोजेशन एज द वर्ड इटसेल्फ इंडिकेट्स, जहाँ पे किसी मीडिएटर की जरूरत पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय माई ओन, मैंने अपने सर्वेंट को भेज दिया कि इस बुक को बुक मार्केट से ले आओ. सो गाइस, उसका मतलब क्या है कि वो जो सर्वेंट है उसके पास उस चीज़ की इमीडिएट पोजेशन रहेगी, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट सर्वेंट हैविंग इमीडिएट पोजेशन, मेरे पास उस चीज़ की मीडिएट पोजेशन रहेगी थ्रू अ मीडिएटर. एक इंटरवीनिंग अथॉरिटी है मेरे बीच में और बुक ऑनर के बीच में मेरा सर्वेंट है. तो कहने का मतलब है कि वी हैव अ मीडिएटर और एन इंटरवीनिंग अथॉरिटी इन बिटवीन. अब इस पॉइंट में भी गाइस क्या होगा कि जो फैक्चुअल पोजेशन है, ऑल्दो वो मेरे सर्वेंट के पास है, मेरे पास मीडिएट पोजेशन है, उसके पास इमीडिएट पोजेशन है, लेकिन स्टिल जो सुपीरियर स्टेटस है वो मेरा ही होगा. बीइंग अ मास्टर तो वो मेरा ही होगा, उसके पास सिर्फ फिजिकल कंट्रोल या फिर उसके पास क्या है, कॉर्पस है. आई होप गाइस दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू. सिमिलरली गाइस, जैसे हमने इस कॉन्सेप्ट में देखा
मीडिएट और इमीडिएट पोजेशन को भी इंग्लिश लॉ जो है वो डिस्टिंग्विश ही नहीं करता। अब इंग्लिश लॉ के कुछ राइटर्स के अकॉर्डिंग देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन और डिफरेंस बिटवीन मीडिएट एंड इमीडिएट पोजेशन। इसका भी यही रीज़न है क्योंकि गाइज उनको लगता है कि एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे वन एंड ओनली वन पर्सन कैन हैव एन एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर अ थिंग। ये नहीं हो सकता कि ये चीज़ मेरे पास भी है और ये चीज़ आपके पास भी है। पोजेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी एक ही इंसान के पास होगी, लेकिन यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास मीडिएट है और सर्वेंट के पास इमीडिएट पोजेशन है। सो कहीं ना कहीं इंग्लिश लॉ बोलते हैं कि ये चीज़ कॉन्ट्राडिक्टरी है और ये सही नहीं है, क्योंकि एक्सक्लूसिवनेस इज द एसेंस ऑफ पोजेशन और ये सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पे एक ही इंसान के एक्सक्लूसिव कंट्रोल में हो सकती है। दो लोग एट अ पॉइंट ऑफ टाइम एक चीज़ को पोजेस नहीं कर सकते, तो ये जो डिस्टिंक्शन है ना ये ज़्यादा वर्दी नहीं है, इसीलिए वो इस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं करते हैं। सेकेंड रीज़न ये भी है गाइज कि अब यहाँ पे इफ आई टॉक अबाउट मीडिएट पोजेशन, यहाँ पे हमारे पास कॉपस नहीं रहता है। मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास मीडिएट पोजेशन है और मेरे सर्वेंट के पास इमीडिएट पोजेशन है। यहाँ पे कॉपस एक्चुअल में किसके पास है? सर्वेंट के पास, एंड आई हैव नथिंग। तो यहाँ पे हम ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ना तो कॉपस है और ना ही एनिमस है। अब यहाँ पे एनिमस भी कंफ्यूजन है, एनिमस मेरा है या सर्वेंट का है। अगर मेरे पास एनिमस होगा तो मेरे पास क्या राइट है, क्या है? एक्सक्लूसिव कंट्रोल टू एक्सक्लूड अदर्स या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को मैं एलिमिनेट कर सकती हूँ। लेकिन गाइज अगर देखा जाए यहाँ पे अभी के लिए कॉपस उसके पास है और एनिमस ना तो मेरा बन पा रहा है ना सर्वेंट का बन पा रहा है। किसके पास एक्सक्लूसिव कंट्रोल है? अगर मेरे पास एक्सक्लूसिव कंट्रोल है भी एनिमस, तो उसकी कॉपस किसके पास है? मेरे सर्वेंट के पास है। तो इंग्लिश लॉ के कुछ राइटर्स का कहना है कि जैसे इस पॉइंट में हमारे पास कहीं ना कहीं कॉपस और एनिमस की प्रॉब्लम आती है, इनकॉर्पोरल पोजेशन में कॉपस ही नहीं है, उसी तरीके से मीडिएट में हमारे पास एनिमस ही नहीं बन पाता कि किसकी वो चीज़ होगी, एक्सक्लूसिव कंट्रोल किसका होगा। एंड एक्सक्लूसिवनेस बीइंग द एसेंस ऑफ पोजेशन, ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है, इसीलिए वो इस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं करते कि ऐसी कोई डिस्टिंक्शन भी है। इसीलिए गाइस इस चीज़ को हम लोग डुप्लीकेट या कॉन्करेंट पोजेशन भी बोलते हैं। दिस पोजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड मीडिएट पोजेशन, इज ऑल्सो कॉल्ड duplicate or concurrent possession. So guys moving on to third important type of possession which is constructive possession. Guys इसको समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। और constructive possession को समझने के लिए बेस्ट हमारे पास एक illustration रहती है, is that of a car and its keys, or for that matter godown and its keys. अब फॉर एग्जाम्पल गाइज आई एम एन ऑनर ऑफ अ कार, ठीक है, कार की मैं ऑनर हूँ और उस कार की कीज़ मेरे पास हैं, कार की कीज़ मेरे पास हैं। इस ये अंडरस्टूड है कि अगर वो कार की कीज़ मेरे पास है तो उस कार की पोजेशन भी मेरे पास है। अब गाइज होगा क्या, अगर मैं कल को ये कीज़ किसी इंसान को देती हूँ तो क्या होगा, कार जो है वो कीज़ के साथ चलेगी, कार इज इंटैक्ट, जहाँ पे है वहीं पे है। मैंने क्या किया, समथिंग टू दैट इफेक्ट हैज टेकन प्लेस, जहाँ से कार की जो पोजेशन है वो किसी और के पास चली जाती है। अगर मैं कार की कीज़ किसी और को ट्रांसफ़र कर देती हूँ तो इट मीन्स वो पोजेशन उसके पास चलेगी। कार इज़ वेयर इट इज़, कार की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन कार की पोजेशन में चेंज आ गया क्योंकि दैट की हैज़ बीन ट्रांसफर्ड एंड दैट की इज़ सिम्बॉलिक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ दैट पोजेशन। तो कहने का मतलब है गाइज कि कीज़ जो है ना, उससे कीज़ का देना A to B, कीज़ का जब शिफ्ट हुआ, कीज़ से ट्रांसफर हुई, तो दैट इज़ इन इटसेल्फ सिम्बॉलिक और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कार की पोजेशन किसी और के पास जा चुकी है। यही अगर एग्जांपल हम गडाउन में ले, फॉर एग्जांपल किसी गडाउन की कीज़ मेरे पास है, मैंने कीज़ किसी और को दे दी और ये कहा कि आज से ये गडाउन आपका है, आपकी पोजेशन में रहेगा और आपकी ऑनरशिप में रहेगा। गडाउन इज़ वेयर इट इज़, वो चल के दूसरे ऑनर के पास नहीं गया, लेकिन समथिंग टू दैट इफेक्ट हैज टेकन प्लेस कि उसकी ऑनरशिप और पोजेशन बदल गई। वो कहाँ से बदली, कीज़। कीज़ इज सिम्बॉलिक ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोजेशन और ऑफ ऑनरशिप एज द केस में भी। सो गाइस कंस्ट्रक्टिव पोजेशन का मतलब क्या होता है कि देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मैटर है, वो चेंज नहीं हुआ, इट इज़ वेयर इट इज़, बट समथिंग टू दैट इफेक्ट हैज टेकन प्लेस विच हैज़ द पावर ऑफ ट्रांसफरिंग ऑनरशिप और पोजेशन एज द केस में भी। आई होप गाइस आपको ये चीज़ समझ आए कि मैंने अगर किसी को कीज़ दे दी तो कार उसके पास अपने आप नहीं गई, पोजेशन कार की उसके पास चली गई, लेकिन कार अपने आप उसके पास नहीं गई। एक कंस्ट्रक्टिव, वी हैव कंस्ट्रूड इट, हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया कीज़ से कि उसकी जो है वो ट्रांसफ़र हो चुकी है। नाउ दैट कार इज़ नॉट इन माई पोजेशन, इट इज़ इन पोजेशन ऑफ सम अदर पर्सन। आई होप गाइस ये अलग अलग तरीके की पोजेशन आपको क्लियर हो चुकी है, कॉर्पोरल, इनकॉर्पोरल, मीडिएट, इमीडिएट एंड कंस्ट्रक्टिव पोजेशन। कंस्ट्रक्टिव में सिर्फ और सिर्फ हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, एक सिंबल होगा, समथिंग विल बी सिंबॉलिक, और यहाँ पे अपने पास की इज अ सिंबॉलिक ऑफ ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप और पोजेशन एज द केस में भी जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। सो गाइस टॉकिंग अबाउट मोड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजेशन,
ये भी 3 तरीके के मोड्स होते हैं, बाय टेकिंग, बाय डिलीवरी एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब गाइस सबसे पहले होता है बाय टेकिंग। जब भी किसी चीज़ को हम किसी भी इंसान से लेते हैं ना, उसको हम बोलते हैं बाय टेकिंग मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजेशन, और ऑनरशिप एज द केस में भी, ऑनरशिप के भी यही मोड्स ऑफ एक्विजिशन रहते हैं, पोजेशन के भी यही रहते हैं। अब गाइस यहाँ पे क्या होगा, जब भी आप किसी भी चीज़ को लेते हो किसी भी इंसान से, लेकिन विदाउट द कंसेंट और अगेंस्ट द विशेज ऑफ द प्रीवियस ऑनर, उसको हम बोलते हैं बाय टेकिंग। अब गाइस ये आगे 2 तरीके की है, या तो ये हो सकती है राइटफुल और रॉन्गफुल, या फिर ये हो सकती है आपकी ओरिजिनल या डेरिवेटिव। अब फॉर एग्जांपल गाइस एक थीफ ने किसी भी चीज़ को चोरी कर लिया, अब वो जो उसने चोरी करी है दैट इज़ डेफिनेटली अगेंस्ट द विशेज ऑफ द ट्रू ऑनर और द प्रीवियस ऑनर। जो भी उस चीज़ का प्रीवियस ऑनर होगा उससे पूछ के अगर आपने लिया तो वो चोरी नहीं होगी, लेकिन अगर आपने स्टीलिंग करी है तो वो क्या है, रॉन्गफुल मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजेशन बाय टेकिंग। आई होप दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू। उसके अपोजिट ये राइटफुल भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल देर आर सर्टन गेस्ट्स जो किसी इन में स्टे करते हैं, इन कीपर ने क्या किया, उनके लगेज को अपने पास रख लिया, अपने फिजिकल कंट्रोल एंड कस्टडी में रख लिया और उन्हें देने से मना कर दिया, बिकॉज वो जो गेस्ट थे उन्होंने अपने बिल्स पे नहीं किए। अब गाइज यहाँ पे जो इन कीपर है, ही और शी हैज़ एवरी राइट कि वो उनकी प्रॉपर्टी को या उनके गुड्स को अपनी कस्टडी में रखे, एक लीगल राइट है। तो दिस इज राइटफुल मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजेशन बाय टेकिंग। ये भी आपने उनकी विल के अगेंस्ट किया, गेस्ट्स नहीं चाहते कि उनके जो लगेज है उसको कस्टडी में रख लिया जाए, लेकिन अगेंस्ट द विशेज ऑफ द प्रीवियस ऑनर आपने उनकी चीज़ को रख लिया। इट मे बी राइटफुल और रॉन्गफुल, एंड ऑन द कॉन्ट्री गाइज इट मे बी ओरिजिनल और डेरिवेटिव ऑल्सो। ओरिजिनल का मतलब क्या है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना गाइज। ओरिजिनल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जो आपको मिली, आपने ले ली, हम क्या कर रहे हैं, मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजेशन और ऑनरशिप बाय टेकिंग। आपको एक ऐसी चीज़ मिली गाइस जो एक ऑनरलेस चीज़ है, ऑनरलेस थिंग है जिसका कोई ऑनर नहीं है, इट बिलोंग्स टू नन। आपने उस चीज़ को उठा लिया, वो चीज़ आपकी बन गई। दिस इज मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजेशन, आपके पास उस चीज़ की पोजेशन आ गई बट बाय टेकिंग। और वो टेकिंग कैसी थी, ओरिजिनल टेकिंग थी, क्योंकि उसका कोई ऑनर ही नहीं है तो यू हैव बिकम अ फाइंडर ऑफ दैट थिंग। आपने उस चीज़ को ढूंढ लिया, यू हैव बिकम अ फाइंडर, अब वो आपकी हो गई, वो आपकी पोजेशन में है तो वो आपकी, आप उसके ऑनर हो गए। जब तक उसका ट्रू ऑनर आके आपसे क्लेम नहीं करेगा, यू हैव अ बेटर टाइटल टू इट एक्सेप्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, आप उसको अपने पास रख सकते हो बिकॉज आप उसके फाइंडर हो। जब तक उसका ट्रू ऑनर नहीं आता, अगर कल को ट्रू ऑनर आके उस चीज़ को क्लेम करेगा तो आप क्या करोगे, उसको वापस करोगे, बिकॉज ही बीइंग द ऑनर हैज़ द बेस्ट टाइटल। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑनरलेस, कोई चीज़ ऐसी जिसका कोई ऑनर ही नहीं है, जब आपने उसको उठा लिया तो वो चीज़ आपको मिल गई। सो इट मीन्स गाइज बाय सम पर्सनल पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्ट ऑन योर पार्ट, आपने उस चीज़ को उठाया और वो चीज़ आपकी बन गई। फॉर एग्जाम्पल गाइज वाइल्ड एनिमल्स, इसमें बेस्ट एग्जाम्पल रहती है वाइल्ड एनिमल है, कोई भी एनिमल है, और फॉर दैट मैटर एनी एनिमल ऑन द रोड, स्ट्रे डॉग है, आप उसका कोई ऑनर नहीं है, आपने उसको उठा के अपने घर ले आए, यू हैव बिकम अ फाइंडर ऑफ दैट डॉग। या फॉर दैट मैटर कोई भी लॉस्ट थिंग कोई भी और हो सकती है, क्योंकि आपने उसको उठा लिया, यू हैव बिकम अ फाइंडर, अब वो आपकी हो गई। सो दिस इज मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजेशन बाय टेकिंग। टेकिंग में भी एक ओरिजिनल है, ओरिजिनल क्यों है, क्योंकि आप उसका कोई ऑनर नहीं है, आपने किसी से डराइव नहीं किया, ओरिजिनली आपने लिया, यू बीइंग द फाइंडर ऑफ दैट गुड। ऑन द अदर हैंड एक डेरिवेटिव भी होती है, डेरिवेटिव मतलब आपने इसको डराइव किया है फ्रॉम द अदर पर्सन, प्रीवियस ओनर से आपने इसको लिया है। फॉर एग्जाम्पल गाइज इसमें रहती है एक एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेंस। अब सपोज एक फैमिली, सम पर्सन हैज़ डाइड इंटेस्टेड। इंटेस्टेड मर जाने का मतलब होता है कि दैट पर्सन हैज़ लेफ्ट नो विल। इंटेस्टेड मतलब उसने कोई टेस्टामेंट, कोई वसीयत नहीं छोड़ी ना। आफ्टर सो एंड सो पर्सन हैज़ डाइड, उसकी डेथ के बाद हिज प्रॉपर्टी विल डेफिनेटली बी अपॉर्शन्ड अमंग हिज एयर्स। जो उसके वारिस होंगे, लीगल एयर्स होंगे, उनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। दैट इज व्हाट इज एक्विजिशन ऑफ मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजेशन और ऑनरशिप बाय डेरिवेटिव मेथड। यू हैव डिराइव्ड इट फ्रॉम समबडी एल्स। वो ऑनरलेस चीज़ नहीं थी, उसका ऑनर कोई था, लेकिन आपने उसको डिराइव कर लिया। आई होप गाइस आपको ये पॉइंट क्लियर हो चुका है कि किस तरीके से हमें पोजेशन या ऑनरशिप मिलती है बाय टेकिंग। टेकिंग से ये राइटफुल हो सकती है, पहली बात तो ये ऑनर की मर्जी के बगैर होती है, विदाउट द विश और अगेंस्ट द विशेस ऑफ द प्रीवियस ऑनर। ये राइटफुल भी हो सकती है, ये रॉन्गफुल भी हो सकती है, ये ओरिजिनल भी हो सकती है और डेरिवेटिव भी हो सकती है। इस ओरिजिनल मैंने आपको जो बताया ना कि ये ऑनरलेस थिंग होती है, उस ऑनरलेस चीज़ को हम लोग लॉ के लैंग्वेज में रेस नलियस कहते हैं। रेस नलियस मतलब जिस चीज़ का कोई ऑनर ही नहीं है और जो फाइंडर ऑफ दैट गुड होता है वही उसका पोजेसर बन जाता है और वही उसका ऑनर बन जाता है, जब तक उसका ट्रू ऑनर आके क्लेम नहीं करता। I hope guys this thing is clear to you. So guys, moving on to the second important mode of acquisition of possession is by delivery.
बाय डिलीवरी एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, मैंने कोई भी चीज़ आपको डिलीवर कर दी, जो परचेजर होगा उसके पास क्या आ जाएगी, उस चीज़ की पोजेशन आ जाएगी. इफ आई सेल दिस व्हाइट बोर्ड टू सम पर्सन नेम्ड बी, मैंने उसको डिलीवर कर दिया, ही बीइंग द परचेजर, उसके पास इस चीज़ की पोजेशन आ जाएगी. दिस इज वन अदर मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजेशन. अब गाइज ये भी दो तरीके की होती है, विच इज़ एक्चुअल एंड कंस्ट्रक्टिव. एक्चुअल में मैंने किसी को दे दिया तो वो एक्चुअल मतलब इमीडिएटली उसके पास चलेगी, डायरेक्ट फैक्चुअल पोजेशन उसके पास चली गई. कंस्ट्रक्टिव में क्या होगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग माई कार टू समबडी आई हैव गिवन द कीज टू दैट कार टू दैट पर्सन. कीज को दे दिया मतलब इट इज कंस्ट्रक्टिव कि मैंने उसको कार भी दे दिया. आई होप गाइस दिस थिंग इज क्वाइट क्लियर टू यू. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ऑपरेशन ऑफ लॉ. बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी किसी चीज़ के, किसी भी इंसान को किसी चीज़ की पोजेशन या ऑनरशिप मिल जाती है. इसमें हम दो चीज़ों को स्टडी करते हैं, बाय इनहेरिटेंस एंड बाय प्रिस्क्रिप्शन. बहुत ईजी है गाइज. इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लोग डेरिवेटिव मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजेशन में पढ़ चुके हैं, जो हमने बाय टेकिंग के कॉन्सेप्ट में रीड किया था कि जब एक इंसान को आफ्टर द डेथ ऑफ अ पर्सन इन अ फैमिली, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उसके लीगल एयर्स के पास चली जाती है. इफ़ दैट पर्सन डाइज इंटेस्टेट, इंटेस्टेट का मतलब है उसने कोई टेस्टामेंट नहीं छोड़ी, उसने कोई वसीयत या विल लिख के नहीं छोड़ी, तो उसकी प्रॉपर्टी डीम्ड है कि उसके लीगल एयर्स के पास चली जाएगी, उनको अपॉर्शन हो जाएगी. सो यहाँ पे भी आपको क्या हुआ, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. लॉ ऑफ सक्सेशन कहता है कि इस तरीके से ही होगा कि जिस इंसान ने विल नहीं लिखी उसकी प्रॉपर्टी इस तरीके से उसके ईयर्स में चली जाएगी, उसके वारिसों में चली जाएगी. तो बाय ऑपरेशन ऑफ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ सक्सेशन हम ये बोल सकते हैं कि आपके पास किसी भी चीज़ की पोजेशन या आपके पास उसकी ऑनरशिप आ जाएगी. देन सेकंड इज बाय प्रिस्क्रिप्शन. बाय प्रिस्क्रिप्शन इज नथिंग बट एडवर्स पोजेशन. जो नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, एडवर्स पोजेशन का मतलब होता है जब किसी भी चीज़ की पोजेशन बहुत ही लंबे समय के लिए आपके पास रहती है, कंटिन्यूअसली रहती है, विदाउट एनी इंटरप्शन और ब्रेक, आप उस चीज़ के ऑनर बन जाते हो. आप उसके पोजेसर तो हो लेकिन आप उस चीज़ के ऑनर भी बन जाते हो. आपके पास उस चीज़ की पोजेशन भी आ जाएगी और ऑनरशिप भी आ जाएगी. ठीक है, इसमें हम लोग स्टडी वैसे करते हैं जैसे कि राइट टू ईस्टमेंट जो होता है वो इसी में आता है, बट विल नॉट गो इनटू दैट डिटेल. यहाँ पे सिर्फ हम ये देखेंगे कि जो ऑपरेशन ऑफ लॉ है उसमें या तो इनहेरिटेंस के तहत आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है, यानी कि पोजेशन और ऑनरशिप मिल सकती है, या फिर बाय प्रिस्क्रिप्शन विच इज़ नथिंग बट एडवर्स पोजेशन. जब आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यूअसली फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड हियर रेफर्स टू 12 ईयर्स और मोर देन दैट, तो अगर आप किसी भी चीज़ को होल्ड करके रखते हो कंटिन्यूअसली विदाउट एनी इंटरप्शन और ब्रेक, तब भी वो चीज़ आपको पोजेशन में मिलती है और आपकी ऑनरशिप उस पर हो जाती है. आई होप गाइस दिस कॉन्सेप्ट इज क्वाइट क्लियर टू यू. हमने 3 तरीके की टाइप्स भी देखी और हमने मोड्स ऑफ एक्विजिशन भी देखे, चाहे वो ऑनरशिप का कॉन्सेप्ट है या फिर वो पोजेशन का कॉन्सेप्ट है. दीज थिंग्स आर सिमिलर इन बोथ दीज कॉन्सेप्ट्स. आई होप गाइस थिंग्स आर क्वाइट क्लियर टू यू. Still guys, if you have any doubts pertaining to it, please feel free to comment in the comment box. I'll be replying to all the doubts and queries. Till then guys, keep learning, keep shining, stay safe and bye bye.